ये मासूम सी दिखने वाली पत्नी हर रोज थाने में बड़ा सा अपने पति का फोटो लेकर पहुंच जाती थी और वहां पर दहाड़े मार मार कर रोती थी। पुलिस वालों से बोलती थी मेरा पति गुम हो गया है, मेरे पति को वापस ला दो, मैं अपने पति के बिना जी नहीं पा रही हूँ। पुलिस वाले इसको चुप करते थे, इससे बोलते थे तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को कहीं से अभी ढूंढ कर लाएंगे, और इसको घर पर छोड़ते थे, इसको दिलासा देते थे। मोहल्ले वाले, परिवार के लोग इसको चुप करते थे, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। जिस पति को गुम हुए 45 दिन हो चुके थे और जिस पति की गुमशुदगी में महिला रोती थी, उसी महिला ने, उसी पत्नी ने अपने पति को 45 दिनों से बाथरूम के अंदर छिपा कर रखा था। उसको बाथरूम की जमीन में दफन कर दिया था और उस बाथरूम में हर रोज ये जाकर सुकून से नहाती भी थी। और 45 दिनों तक पुलिस को ये गुमराह करती रहती है, लेकिन एक गलती, सिर्फ एक गलती, अगर वो एक गलती ये ना करती तो ये कभी जिंदगी में पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं था। उस गलती की वजह से ये पकड़ी जाती है और फिर खुलासा होता है कि इसने ही पति की हत्या कर दी और उसके बाद लाश को दफन कर दिया। लेकिन पुलिस वाले, मोहल्ले वाले और जितने भी लोगों ने इस खबर को सुना है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है क्या महिला कैसे पति की हत्या करने के बाद जो बाथरूम था उसमें उसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद वापस पानी का लेवल, वाटर लेवल जो चेक कर कर उसको पैक भी कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई। जिस घर के अंदर माँ और बेटियां रहती थी, आखिर इसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया? जब पूरी घटना को शुरुआत से आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की इस कातिल पत्नी की खौफनाक कहानी है, इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। और जो आगरा है, यानी कि ताजमहल की नगरी जो आपने सुना होगा, वहीं पर एक सिकंदरा थाना है और सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक रेणुका धाम कॉलोनी है और उसी कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा, जो अपनी पत्नी रूबी शर्मा के साथ रहते थे। ये सुरेंद्र शर्मा भरतपुर के रहने वाले थे। भरतपुर में जो रंजीत नगर है वहां के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये अपनी पत्नी रूबी और अपनी माँ कमला और 2 बेटियों के साथ रहते थे। और सुरेंद्र शर्मा की शादी लगभग 16 साल पहले हुई थी, 2010 में, और तब से उसके बाद यहीं पर रहते थे, छोटा बड़ा कामकाज वगैरह करते थे, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 18 मई 2026 को अचानक से जो ये सुरेंद्र शर्मा की जो पत्नी है रूबी शर्मा, ये अपने जेठ के पास भरतपुर फोन करती है और बोलती है, क्या जेठ जी, जो जेठ है उनका नाम अनिल शर्मा है, और उनसे बोलती है कि यहाँ पर पुलिस केस बन गया है और सुरेंद्र ने पुलिस केस बनवा दिया है, पुलिस आ रही है और मुझे गिरफ्तार कर कर ले जाएगी, इसलिए मैंने घर पर ताला लगा दिया है और आप जल्दी से आ जाओ। मैंने दोनों बेटियों को और माँ को घर से थोड़ी दूरी पर एक परचून की दुकान पर बिठा दिया है, आप उन लोगों को अपने घर पर ले जाओ भरतपुर, यहाँ पर पुलिस केस सही हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। अब जो ये अनिल शर्मा थे, ये भरतपुर से फौरन निकलते हैं, ये सवाल जवाब नहीं करते कि आखिर क्या केस बना है, और ये फौरन आगरा के सिकंदरा में आते हैं और परचून की दुकान पर जो नाम बताया था वहां पर इनकी माँ और दोनों भतीजियां बैठी हुई थी, दोनों को लेते हैं और बस में बैठाकर सीधे ये भरतपुर में आ जाते हैं। 4-5 घंटों के बाद फिर दोबारा से रूबी का फोन आता है अपने जेठ के पास और वो जेठ को बताती है क्या सुरेंद्र आए थे, उन्होंने घर का ताला तोड़ा और घर के अंदर जाकर जो 4-5 हजार रुपए रखे थे वो निकाल कर और उन पैसों को लेकर वो भाग गए हैं और मतलब चले गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ। अब 18 मई से 19 मई लगती है, 20 मई लगती है और ये जो रूबी थी बराबर ये अपने जेठ से अनिल शर्मा से बातचीत कर रही थी, बोल रही थी कि जो ये सुरेंद्र है ये अभी तक वापस नहीं आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो ये जो अनिल शर्मा थे ये बोलते हैं भाभी परेशान मत हो, वो वापस आ जाएंगे। और रूबी ये भी बताती है कि शायद उन्होंने कोई फ़ोन वगैरह ख़रीदा था, ये कोई मैटर था, मुझे तो नहीं पता क्या मैटर था, और उसी मैटर की डर की वजह से वो घर से भाग गए हैं और मेरा यहाँ पर अकेले मन नहीं लग रहा है, मैं भरतपुर आ रही हूँ। अब ये बोलते हैं ठीक है आप भी आ जाओ, बच्चों के साथ रहने ना। रूबी अपने घर से निकलकर सीधी भरतपुर पहुंच जाती है अपनी जेठ के यहाँ पर और वहाँ पर वो रहने लगती है। 26 मई को ये रूबी बोलती है अपने जेठ से कि मैं थाने जा रही हूँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, और रूबी अपने जेठ के साथ थाने पहुंचती है सिकंदरा और वहां पर जाकर 26 मई को अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, अपने पति का बड़ा सा फोटो ले जाती है और वहां पर दहाड़े मार मार कर रोती है, पुलिस वालों से बोलती है
कि मेरे पति गुम हो गए, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको कौन पालेगा, मेरे पति को कैसे भी कर आप ढूंढ कर ला दें, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, आप परेशान मत हो, हम ढूंढ लाएंगे। और उसके बाद ये फिर सिकंदरा से सीधी भरतपुर आ जाती है, अपने जेठ के यहाँ पर आकर रहने लगती है। लेकिन 10 दिन 15 दिन ऐसे कर दिन गुजरते जाते हैं और जो सुरेंद्र था उसका कुछ पता नहीं चलता। वही जो भाई था अनिल शर्मा, उसका शक जो जा रहा था वो अपनी भाभी के ऊपर जा रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि भाभी दहाड़े मार मार कर रोजाना रोती थी। वो खुद अपनी भाभी को चुप करता था और आखिर में वो अपनी भाभी से बोलता है कि ऐसा करो, आप वापस अपने ससुराल मतलब अपने वहीं आगरा चली जाओ, हो सकता है सुरेंद्र का कुछ पता चले। और ये जो रूबी थी ये अपनी दोनों बेटियों और माँ को लेकर यहाँ पर आगरा आ जाती है घर में और यहाँ पर रहने लगती है। अब ये रोजाना जब भी इसको अपने पति की याद आती, क्योंकि पति अचानक से गुम हुआ था, घर से भागा था, तो इसको जब भी पति की याद आती तो ये थाने पहुंच जाती। थाने में जाकर रोती, पुलिस वालों से विनती करती। पुलिस भी छानबीन करने में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस ने जो सुरेंद्र का फोन था उसके बारे में पता किया था, तो पुलिस को यह पता चला था कि सुरेंद्र का और रूबी का सिर्फ एक ही फोन है, वो दोनों यूज करते हैं, मतलब एक ही फोन को दोनों लोग यूज करते हैं। पुलिस का शक रूबी के ऊपर नहीं था। पुलिस सोच रही थी कि शायद सुरेंद्र भाग गया होगा। जब पुलिस ने सुरेंद्र के बारे में पता किया तो पुलिस को यह पता चला कि सुरेंद्र रोजाना शराब पीता था, जुआ खेलता था, कोई कामकाज करता नहीं था। लेकिन पुलिस भी कंफ्यूज थी कि आखिर सुरेंद्र गया तो कहाँ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वक्त गुजरता जाता है। वही जो ये जेठ था अनिल शर्मा, इसका शक सिर्फ अपनी भाभी के ऊपर गहराता जा रहा था और ये अपनी भाभी से बोलता है कि देखो रूबी भाभी, जो भी बात है तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम किसी भी परेशानी में होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे बताओ, हम लोग गलती को सही कर लेंगे। और ऐसे कर ये अपनी भाभी को बातों में ले लेता है। 27 जून को ये बातों में लेता है और अचानक से 3 जुलाई को भाभी इसको फोन करती है और बोलती है कि मुझे आपसे जेठ जी कुछ बात करनी है, आप फौरन घर पर आ जाओ। सुबह 6 बजे के टाइम पर फोन किया था और जो ये अनिल शर्मा थे ये फौरन भरतपुर से निकलते हैं और ये आगरा अपनी भाभी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बोलते हैं कि भाभी बताओ क्या बात है। और रूबी भाभी अचानक से रोने लगती है और बोलती है कि हम लोग जो सुरेंद्र को ढूंढते फिर रहे हैं, सुरेंद्र कहीं नहीं गए, सुरेंद्र घर पर ही है। अब ये जो बड़ा भाई था ये घबरा जाता है, बोलता है कि कहाँ पर है, मैं तो अपने भाई को कहाँ नहीं ढूंढा, भाई घर पर है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहाँ पर है। और रूबी बोलती है कि वो बाथरूम में है। अब ये जो अनिल शर्मा था ये बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में जाकर देखते हैं कि बाथरूम में तो कुछ नहीं है, बाथरूम बिल्कुल प्लेन है। फिर बाथरूम से ये आते हैं, रूबी से पूछते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल खाली है। रूबी रोते हुए बोलती है नहीं वो बाथरूम में है, लेकिन वो जमीन के नीचे दफन है, मैंने उनको जमीन में दफना दिया। क्योंकि ऐसा हुआ था कि 17 मई की रात हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने शराब के नशे में गले में रस्सी डाली और वो लटक गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मैं टेंशन में आ गई थी, इसलिए मैंने बच्चों को और माँ को तुम्हारे पास भेज दिया और उसके बाद मैंने गड्ढा खोदकर उनको वहीं पर दफन कर दिया। लेकिन मुझे उनकी याद आती है और मैं चाहती हूँ क्या अब ये बात अब तुम्हें बता दी है, लेकिन तुम किसी को ना बताओ, बस ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है, मुझसे गलती हो गई। अब जो बड़ा भाई था जब ये बात सुनता है तो बड़ा भाई सुनने के बाद अंदर ही अंदर गुस्से में आग बबूल हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। और वो फौरन जो सिकंदरा की पुलिस है उसको फोन करते हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और रूबी भाभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बाथरूम में पहुंचती है तो देखती है कि बाथरूम तो बिल्कुल एकदम प्लेन है, ना जमीन उठी हुई है ना दबी हुई है, बिल्कुल एकदम प्लेन, टाइल्स वगैरह बिछे हुए हैं। फौरन पुलिस वहां पर खुदाई करती है और खुदाई करने के बाद अंदर से एक कंकाल निकलता है जो पूरे तरीके से सड़ चुका था और गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, जिससे पहचान हो पाती है कि अनिल का, ये सुरेंद्र का ही कंकाल है। और हाथ में कड़े की वजह से पहचान हो जाती है सुरेंद्र की। पुलिस जो कंकाल था उसको उठाकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। रूबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि भाई तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया। पुलिस को यकीन था कि जरूर किसी न किसी ने साथ दिया होगा, वरना टाइल्स हटाकर गड्ढा खोदना, 4 फीट गहरा गड्ढा खोदना और उसके बाद उसकी बॉडी को, सुरेंद्र की बॉडी को उसमें डालकर वापस दफन कर देना, ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें 2-3 लोगों ने साथ दिया होगा। क्योंकि जब पुलिस की टीम आई तो 4 मजदूरों ने 20 मिनट तक गड्ढा खोदा, टाइल्स वगैरह हटाए,
उसके बाद सुरेंद्र की बॉडी बाहर आई। भला रूबी अकेले ऐसा कैसे कर सकती है? जब रूबी से ये पूछा जाता है, पूरी कहानी पूछी जाती है, रूबी बताती है कि उसका पति हर रोज उसको मारता था, पीटता था और शराब पीकर बेहद ज़्यादा परेशान करता था और कुछ काम धाम नहीं करता था। जो उसकी बच्चियों का खर्चा था वो उसकी सास की पेंशन पर चल रहा था, जो उनको 5,000 रुपये की पेंशन मिलती थी। लेकिन अब आकर उसका पति उस पेंशन के पैसों को छीन कर शराब पीना शुरू कर दी थी। अब वो बेटियों का खर्चा कैसे चलाती, वो टेंशन में चली गई थी। और 17 मई की रात उसका पति उसको बेहद ज़्यादा मारता है, पीटता है और उसके पैसे छीन लेता है। और उस दिन गुस्से की उसकी हद पार हो जाती है। उसका पति और उसकी सास दोनों ही सोने के टाइम पर नींद की गोलियों को इस्तेमाल करते थे, तो वो दोनों की नींद की गोलियों के पत्ते उठाती है और लगभग 18 गोलियां खीर, क्योंकि उसने बनाई थी, उस खीर में मिला देती है और अपने पति को खिला देती है। पति शराब के नशे में था, खीर खाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर ये रूबी उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देती है। और फिर 17 मई की रात को उसने हत्या की थी, तो दूसरे दिन लाश को कैसे दफन करती, कैसे छिपाती, इसलिए ये बहाना रचती है, अपने जेठ को फोन कर कर बच्चों को और माँ को भरतपुर भेज देती है। और उसके बाद ये अकेले बेलचा वगैरह लाती है, फावड़े लाती है और बाथरूम में गड्ढा खोदना शुरू करती है। पूरे दिन ये गड्ढा खोदती है, टाइल्स हटाकर, और 4 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद ये सुरेंद्र की लाश को उसमें डाल देती है। फिर नमक लेकर आती है 10-15 किलो और नमक भी डाल देती है। मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल देती है। फिर दूसरे दिन ये एक मिस्त्री को बुलवाती है, मिस्त्री से वापस टाइल्स लगवा देती है और फिर सुकून से ये बाथरूम में, मतलब जब बाथरूम सूख जाता है तो वहाँ पर ये नहाती है। फिर ये अपने जेठ के पास, जहाँ इसके बच्चे माँ थी, वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पर रहती है और आखिर में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इसने दृश्यम मूवी और क्राइम पेट्रोल देखकर ये क्राइम का इसके दिमाग में आइडिया आया था और उसके बाद ये किसी को शक ना हो इसलिए नॉर्मल दिखने के लिए ये बिल्कुल रोती है, बिलखती है और किसी को शक ना हो इसलिए रोज़ाना अपने पति की फोटो को थाने ले जाया करती थी कि पुलिस को भी शक ना हो। पुलिस से ही सबसे ज़्यादा ये रोती थी, पुलिस को भी शक नहीं हो पाया और 45 दिनों तक ये पुलिस को गुमराह करती रही। और सिर्फ इसकी एक गलती कि इसने अपने जेठ के ऊपर भरोसा कर कर उसको सच्चाई बता दी और उसी बात पर ये पकड़ी गई। वहीं पुलिस इससे भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस इसके फ़ोन की जाँच पड़ताल कर रही है, इसकी गूगल हिस्ट्री की जाँच पड़ताल कर रही है। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मतलब ये अकेले ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब टाइम